स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर, व्यंजन या व्यंजन, जैसे भी हो आपको दो वर्णों का मेल है वो संधि कहलाती है। संस्कृत में संधि 3 प्रकार की होती है, अच, हल और विसर्ग। अच संधि जिसे स्वर संधि कहा जाता है वो 7 प्रकार की हमने आपको बता दी है। दूसरी है हल संधि, 6 प्रकार की थी, वो भी हमने आपको वीडियोस के माध्यम से अपलोडेड कर दिए हैं। आज हम आपके लिए तीसरी और महत्वपूर्ण संधि ले रहे हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग क्या होता है, विसर्ग संधि कैसे बनाई जाती है, विसर्ग संधि का क्या अर्थ है, विसर्ग संधि के कितने प्रकार हैं यानी कितने भेद हैं, वो हम आज हमारे अपने YouTube चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है इसका आप अर्थ लिख दीजिए। सीधा मैं आपके लिए अर्थ लेके आया हूं। क्या होती है विसर्ग संधि? सबसे पहले बता रहा हूं विसर्ग संधि कैसी होती है। विसर्ग क्या है? ऐसे जो दो बिंदियां होती है संस्कृत में उसको विसर्ग कहते हैं। और ह का जैसे अकार ह, राम ह, इस प्रकार जब शब्द के पीछे दो बिंदी है जो ऐसे दो अह की मात्रा की तरह हम लगाते हैं, ये हिंदी में अह की मात्रा होती है, लेकिन जब संस्कृत में इसको किसी शब्द के पीछे लगाया जाता है तो वो विसर्ग का कार्य करता है, ये विसर्ग कहलाती है। अब विसर्ग संधि क्या होती है लिखिए मेरे पीछे, आपको समझाना चाहता हूं कि जब विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, ध्यान है समझ, जब लिखिए आप, जब किसी शब्द में विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे समझा आपके? जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं आपके लिए, नमस्ते। देखो ये नमस्ते हमने शब्द लिया, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। नमस्ते शब्द है तो नमाधन ते, नमाधन। अब देखिए आप, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और इस चीज को बदलने के लिए और इसको ते को जोड़ने के लिए क्या लगाया? आधा सही है, यानी सकार हो जाता है। अब इसमें नियम क्या है, सब मैं अलग अलग आपको नियम के माध्यम से समझ दूंगा। आगे नमस्ते में नमाधन ते, जो ये नमाधन ते है, इस संधि में हमने जो बताया आपको, वो जो विसर्ग था नमा के पीछे, उस विसर्ग को हटा के हमने क्या कर दिया? आधा स बना दिया, जैसे सकार कहते हैं। तो इस सकार से ये नमस्ते बन गया। अब मैं आपको पहला लेने आ रहा हूं सत्व संधि। पहला अब इसमें भी इसके उपभाग है, लिखिए आप भी सत्व संधि। क्या होती है सत्व संधि की? विसर्ग संधि का सत्व संधि किसकी? विसर्ग संधि का एक भाग है। तो सत्व संधि के अंदर आप लिखिए विसर्जनीय यश्य श, लिखिए विसर्जनीय, इसका सूत्र देखो, विसर्जनीय यश्य स। इसकी व्याख्या क्या होती है? जब किसी शब्द में हम विसर्ग लगाते हैं, विसर्ग के साथ में, यानी विसर्ग के दूसरे वाले पद में क्या होना चाहिए? जब दूसरे पद के अंदर सुनो खर, यानी पहला और दूसरा, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर श श श हो तो क्या हो जाएगा? सकार बदल। लिखिए आप, जब, लिखिए मेरे पीछे, विसर्ग के सामने खर, खर एक सूत्र है, इसका मतलब होता है किसी भी वर्ण का, कोई भी वर्ग, आप एक वर्ग प्रत्येक लिखिए आप, वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, हर वर्ग का, क वर्ग क ख च। अब देखो खर, और ये बाद में जो स श श, ये तीनों स, वर्ग ख वर्ग और श श श हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का शकार, यानी क्या? श श और श हो जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, श श और श हो जाएगा। अब देखो आप कैसे बताना चाहता हूं आपको, लिखिए आपके इसके स्थान पे मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो खर, खर में कौन सा आएगा? क ख च छ ट ठ त थ और प फ। ये आपको बताना चाहता हूं मैं। इनके साथ साथ में आएंगे श श और श, तीनों स आ जाएंगे।
ये हो तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा और खर प्रत्याहार के अंत में विसर्ग के स्थान पर स होकर के ये नया अक्षर बन जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिए मेरे पीछे पीछे, नी धन छल, देखिए नी विसर्ग छल, देखिए अब इधर देखिए आप, ये न के साथ विसर्ग है इस पद में और इस पद में खर वर्ग यानी किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा, ये जो मैं बता रहा हूं पहला और दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प फ और यदि साथ में श श श ये हो तो क्या बन जाएगा, आगे इन सब का सकार बन जाएगा। ये ध्यान रखना इनमें, तो इन विसर्ग का सकार बनेगा नी, तब इसको नी धन छल, तो इसका संधि करेंगे क्या हो गया, निश्चल। ये देखिए आप इधर, ये जो विसर्ग था श के अंदर बदल गया, निश्चल। एक उदाहरण और ले रहा हूं आपके लिए, देखिए धनु धन टंकार, धनु प्लस टंकार, देखिए ट है, इधर ट वर्ग है और इधर विसर्ग है, क्या है, ट वर्ग और विसर्ग है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ध्यान है आपको, धनुष टंकार, क्या करेंगे, धनुष टंकार, ये विसर्ग इस स में बदल गया। ठीक है, आगे आपके समझ में। अब आप देखो विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता, त और त्राता बन गया, तो विष्णु त्राता हम इसको कह सकते हैं। आया समझे, ये आपको जो मैंने आपको नियम बताया है विष्णु त्राता के लिए, विष्णु त्राता पे लिख लो, देखो विष्णु विसर्ग त्राता, तो त और र त्राता बन गया, तो ये विसर्ग आ गया, तो क्या हो गया, विष्णु से। आया समझे, क्यों, जो ये विसर्ग था किस में बदल गया, स में बदल गया और विष्णु से त्राता। इस प्रकार जो हमारे विसर्ग के साथ में खर क ख च छ ट ठ त थ प फ श श श हो तो विसर्ग का श श श के अंदर सकार बन जाएगा। लिख लीजिए आप भी, ये मैंने आपको आज इसका पहला जो विसर्ग संधि का है वो सत्व रूप लिखा। दूसरा लिखिए आप विसर्ग संधि, इसी का जो भाग है विसर्ग भाग है, लिख लीजिए आप। क्या होता है, यदि किसी शब्द में जब संधि करते हैं और उसका यदि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग के साथ में, विसर्ग के सामने, विसर्ग के सामने केवल स स स हो तो या तो स का आधा रूप वापिस हो जाएगा या उसको विसर्ग में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में अच्छी तरह आ गया होगा, ये जो मैंने आपको पहला लिखा है इसका। अब इसकी दूसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, पहली संधि सत्व मैंने समझा दिया आपको, दूसरी होती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, देखो यदि विसर्ग के पश्चात श श श हो वासरी, इसमें एक सूत्र है वा सरी, ये इसका सूत्र देखना, विसर्ग संधि का सूत्र है वासरी। वासरी का मतलब ये होता है विसर्ग के सामने शर वर्ण श श श हो तो क्या हो जाएगा, विसर्ग हट करके क्या हो जाएगा, विसर्ग होगा, या विसर्ग रखो या फिर उसी स को रख दो। तो लिखो आप विसर्ग के सामने कौन से तीन स श सर वासरी यानी सरवर्ण। अब सरवर्ण कौन से होते हैं, श श स हो तो विसर्ग के सामने स स स हो तो क्या करेंगे, उसका विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विकल्प से विसर्ग आधे हो जाएगा। हो तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के विकल्प का आदेश होगा, या तो विसर्ग आएगा या जो स स स है वो आधे आ जाएंगे। कैसे, देखो मैं आपको समझा रहा हूं। आज जैसे देखो हरिष्यते, हरि विसर्ग के साथ हरि और शेते, यदि हम इसको संधि करेंगे तो आप ऐसे भी हरि और शेते ये भी आप लिख सकते हैं, इधर ये भी सही है। और यदि आप इसको ऐसे लिखेंगे हरि यानी र को साथ में विसर्ग है, इस को हटा के क्या बनेगा, आधा सा बनेगा हरीश शेते, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। हरीश शेते, हरि धन शेते का हरीश शेते और हरि शेते, ये लिखो तो भी सही है और ये लिखो तो भी सही है, दोनों विकल्प आपके लिए सही है। आप देखा है, समझे, निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो मैं यहां लिख देता हूं निसंदेह, और इसको कैसे लिखते हैं, निश संदेह, निश संदेह, ये भी सही है। अब इसका विच्छेद कीजिए
तो क्या लिखेंगे? नी विसर्ग साथ में धन संदेह। इस प्रकार निसंदेह को हम ये इस रूप में लिख सकते हैं। ये इसका विसर्ग संधि का उदाहरण मैंने आपको बताया, यानी विसर्ग के बाद में श हो तो विसर्ग का विकल्प है, और उसके साथ में हम क्या उस सकार को भी सर वर्ण को भी आधा लिख सकते हैं। तीसरा लिखिए इसका उत्तो संधि। इसी के जो विकल्प बता रहा हूं, सत्व उत्व तो विसर्ग। अब तीसरा लिखिए आप मेरे पीछे पीछे, ये लिख लिया आपने। अब मैं तीसरा इसका विकल्प ले रहा हूं, उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होता है उसके लिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे। उत्व संधि ये विसर्ग का तीसरा भाग है, विसर्ग का तीसरा भाग है उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होता है लिखिए आप। मैं ये बताना चाहता हूं कि आतो रोर प्लुता द लुप्ते अर्थात हर्ष आकार के सामने यदि हर्ष आकार हो और पूर्व में हर्ष आकार के आगे में रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा, जैसे मैं बताना चाहता हूं। इसमें लिखिए अतो रोर प्लुत, अतो रोर प्लुत, ये लिखिए आप भी मेरे पीछे। बहुत अच्छा सूत्र है, रोर प्लु तो ठीक है द प्लुते। इसमें क्या होता है यदि विसर्ग के साथ में, सुनो, यदि विसर्ग के साथ में अकार हो, कोई भी अ हो, और दोनों को यदि जोड़ा जाए तो उसमें क्या जा प्लुत वाला जो मैंने बोला ना, क्या बोलते उसको, जो मैंने बोला था, एक आपको संधि बताई थी। कौन सी संधि बताई थी? कौन सी? विसर्ग के पहले हमने संधि पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी बताइए? हैं हमने पढ़ी थी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने आपको बताया था वो एक चिन्ह आया, समझे? उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, उसके लिए भी आपको मैंने आपको समझाया था कि उसका हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं। उस चिन्ह के लिए हम आपको अभी बता रहे हैं प्लुत चिन्ह। तो प्लुत का कैसा होगा वो मैं आपको अब समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो अब लिखिए आप मेरे पीछे पीछे। तीसरा लिखिए आप, क्या बताया मैंने उत्तर संधि का, कि हर्ष आकार के सामने यदि हर्ष आकार हो तो पूर्व का हर्ष आकार आगे के रेफ के स्थान पर उकार हो जाता है। बहुत बढ़िया, यानी विसर्ग के साथ में क्या हो जाएगा? ओकार की मात्रा हो जाएगी और उसके स्थान पे औग्र का चिन्ह हो जाएगा। जैसे लिखिए मेरे पीछे, हर्ष आकार के, इसका सूत्र बता रहा हूं, हर्ष आकार के सामने विसर्ग हो गई होगा, लेकिन कैसा होगा? हर्ष होगा। यदि हर्ष आकार हो तो अब देखो, यदि हर्ष आकार के सामने यदि हर्ष आकार हो तो क्या करेंगे, ध्यान रखना आप। तो क्या करेंगे, जो पूर्व वाला हर्ष आकार है वो रेफ के स्थान पर उकार आदेश हो जाएगा। आकार हो तो पूर्व वाला लिखिए आप ही, हर्ष आकार रेफ होकर किस में हो जाएगा? ओकार में बदल जाएगा। ओ की मात्रा लग जाएगी, क्या बदल जाएगा? ओकार या उकार आदेश हो जाएगा। इसे ओकार लिखो या फिर उकार आदेश हो जाएगा, उकार आदेश हो जाएगा। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि, जिससे देखो क धन अपी, यहां भी हस्व है और यहां भी हस्व है और विसर्ग है, विसर्ग के बाद में हस्व आकार है, तो क्या हो जाएगा? जो पहले वाला, ये पता है कहा है हस्व आकार, तो पूर्व वाला हस्व आकार, ये पूर्व वाला ये तो इसके बाद ओ की मात्रा हो जाएगी और अ है किस में बदल जाएगा? अवग्रह चिन्ह में। तो को अपी, इस प्रकार हम इसको संधि करेंगे, क धन अपी की करेंगे तो को अपी हो जाएगा। यानी क्या होना चाहिए? ओकार की मात्रा हो जाएगी अ और अ मिल, यानी अब बताना चाहते देखो, अ की मात्रा प्लस अ मिलकर क्या बनेगी? ओ की मात्रा और ये अवग्रह चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं भाई? अवग्रह का चिन्ह लग जाएगा। और जो पहले वाला वर्ण है उसके साथ ओ की मात्रा और बीच में अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा। समझ आ गया आपके? उत्तर संधि के बाद गुण, यानी जो उत्तर संधि है उसके बाद में गुण संधि और पररूप संधि होती है। ध्यान रखना, गुण और पररूप, गुण व पररूप संधि में बदल जाएगा, पररूप संधि में बदल जाएगा। आगे समझे? इस प्रकार उदाहरण और ले रहा हूं आपके, जैसे रामो आयाम, देखो देखो रामो
अयम, ये देखो अवग्रह चिन्ह, तो रामो अयम का क्या होगा, विसर्ग विच्छेद करेंगे तो राम धन अयम, राम धन अयम, तो राम अकारांत है, विसर्ग है, उसके साथ में अयम दूसरा वाला जो सामने हर्ष अकार है अ, और इधर विसर्ग है, तो म के साथ ओ की मात्रा रामो और अवग्रह का चिन्ह लगे अयम, रामो अयम, ये बन गया अपन की तीसरी उत्तर संधि। उत्तर संधि में आगे इसी का भाग आएगा, जब ये पहला भाग हुआ था उत्तर संधि का अतोर और पाठ है, इसका दूसरा भाग मैं आपको और समझा रहा हूं, उसमें क्या होता है आप नोट करते रहिए और समझते रहिए। उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हरिश यानी हर्ष आकर के पहले वर्ग के तीसरे चौथे पांचवे यर लव हो तो क्या हो जाएगा, हर्ष आकर रेप के स्थान पे उकार हो जाएगा, यानी किसी भी अ और हर्ष। अब देखो हरीश, अगला सूत्र है हरीश च, आया समझे, हसी च, देखो याशी लिखा, हरीश नहीं जगह हसी च, हसी च में क्या होता है सुनना आप, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कौन सा, पहला दूसरा को छोड़ के, तो कौन सा हो गया, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, य र ल व, तीसरा चौथा पांचवा किसी भी वर्ग का, यानी ग गड़ जजन ड डन द दन और ब ब म य र ल व हो तो क्या हो जाएगा, हर्ष आकार रेप के स्थान पे उकार होगा, वो रेप के स्थान पर, रेप के स्थान पर उकार होगा, हर्ष वाला होगा, कौन सा वाला, हर्ष वर्ण के रेप में से ये जो होगा वो होगा, ठीक है ना, यानी अ और स के साथ में विसर्ग के आकार उकार की मात्रा हो जाएगी और गुण संधि बन जाएगी, जो उत्तु संधि है वो गुण संधि में बदल जाएगी। जैसे बताना चाहता हूं, यानी अ, पहले अ और फिर क्या है, अ है, क्या है, अ की जगह हर्ष कर दो यानी ह, और स हर वर्ण का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का, और यदि य र ल व हो तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं, शिव धनवंत, देखो शिव धन वंद्य, देखो यहां हर्ष, ये वह आ गया, ये लवम आया ना, ये वह आ गया, विसर्ग के बाद में वह आया तो क्या हो जाएगा, शिवो, ओ की मात्रा ये इस तरह क्या आ जाएगी, ओज की मात्रा आ जाएगी और वंदे इसके साथ, शिवो वंदे, इस प्रकार ये आपको मैंने आपको समझाया है। अब देखो एक आगे और लिखवा रहा हूं, इसी का एक उदाहरण आप समझिए, मनोहर, बहुत महत्वपूर्ण है, मनोहर शब्द किस प्रकार की संधि है, विसर्ग संधि, कौन सा विसर्ग का है, उत्तु संधि का भाग है, यानी मन, देखो मन धन हर धन, मन धन हर धन, यानी ये और हो तो आगे से मनहर, मन धन हर, देखो यशोदा, बहुत बढ़िया महत्वपूर्ण, यशोदा किस प्रकार की संधि है, यशोदा विसर्ग संधि का उत्तु संधि का अपरूप है, तो क्या करेंगे, यह धन शोदा, ये आया है, इसके पीछे स आ गया, क्या आ गया ये, तो ओ यशोदा क्या हो गया, यह के साथ में शोदा से क्या बन गया, यशोदा आ गया है, आया समझ, यशोदंदा। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, देखो यशोदन दा, तो त था द, ये द बन आ गया इधर, और इधर आ गया स, पहले स आ गया और क्या आ गया ये द आ गया, तो ये यशोदंदा, मन धन हर, राम जयंती का रामो जयंती, नम नम नमो नम, नमो नम, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, नमो नमः, तो क्या हो जाएगा, नमः धन नमः, इधर विसर्ग और इधर बाद में पंचम वर्ण वर्ग का नमः नमः, तो नमः नमः का संधि करेंगे तो नमो नमः हो जाएगा, ये मैंने आपको इसके बाद। अब आगे चलिए, जो उत्तु संधि का रूप हमने बताया आपको तीसरा तीन, अब लिखिए चौथी संधि है इसमें, विसर्ग का रेफ, विसर्ग का रेप, लिखिए आप चौथी संधि विसर्ग का रेप क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सुनिए आप, जो विसर्ग होता है उस विसर्ग को हम रेफ कर देते हैं, यानी इसको आपको छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो विसर्ग के सामने जो स्वर व्यंजन है उसमें विसर्ग के रेफ का आदेश होता है। लिख लिया आपने उत्तु संधि का, तो उत्तु संधि के कितने दो भाग बताए, पहला और दूसरा हरिशय वाला और अतोर वो अनुग्रह वाला चिन्ह वाला। अब चौथा लिखिए विसर्ग का रेफ, क्या लिख रहे हैं, विसर्ग का रेफ, तो रेफ लिखिए आप भी, विसर्ग का रेफ, रेफ क्या होता है देखिए, रेफ में मैं आपको बताना चाहता हूं,
यानी ऋत्व संधि। विसर्ग का रेफ कहेंगे हम, इसके नाम क्या करते हैं हमें? ऋत्व संधि। ऋत्व संधि क्या है? जो एक विसर्ग संधि का भाग है। ऋत्व संधि में लिखिए आप इचोअसी विसर्ग से रेफ। लिखिए इसका सूत्र है इचोअसी विसर्गशीय रेफ। ये आप सूत्र लिखिए इचोअसी विसर्गशीय रेफ, यानी इच अ आ को छोड़ के अन्य स्वर के साथ, बहुत महत्वपूर्ण। इचोअसी यानी अ आ को छोड़कर। इसका देखो अ आ को छोड़कर, यानी अन्य कौन कौन से हो गए? अन्य स्वर ऐसे लिखते अ आ को छोड़कर अन्य स्वर, यानी ई ए उ उ री ए आई ओ औ अंग, यदि ये स्वर हो और उसके आगे विसर्ग सुनो, यानी इच के आगे, इच यानी कौन से? अन्य स्वर के आगे विसर्ग के सामने, अन्य स्वर के आगे, ध्यान रखना विसर्ग के सामने, पहले विसर्ग के पहले ये स्वर हो और उसके आगे विसर्ग के सामने, ध्यान रखना विसर्ग के सामने क्या होना चाहिए? क्या हो? अश यानी स्वर और व्यंजन हो। अस यानी स्वर और व्यंजन, सामने अस। अस यानी कोई भी स्वर, स्वर या व्यंजन हो तो आया कुछ समझ में? यानी को इचोअसी विसर्ग से रेफ, इचोअसी विसर्ग से रेफ यानी अ आ को छोड़ करके शेष अन्य स्वर के बाद विसर्ग के सामने कोई अस, अ यानी स्वर, स यानी व्यंजन, कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रेफ का आदेश होगा। हो तो विसर्ग के स्थान पर रेफ का आदेश होगा। रेफ का आदेश क्या होगा? देखो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम संधि करेंगे तो र आएगा, जैसे देखो, यानी विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में। रेफ यानी र में जो विसर्ग है उसको किस में बदलना है अपन को? र में। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं मुनि धन इति, मुनि धन इति, इसमें देखिए, देखिए आप विसर्ग है, विसर्ग के पहले न के साथ ई की मात्रा, अ के अलावा नी या ई है, और उसके सामने कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो ई है इधर भी, तो ये दोनों ई है, तो क्या जाएगा? विसर्ग किस में बदल जाएगा? र में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मुनि धन। इसको कैसे करेंगे? देखो मुनि धन र धन इति, तो क्या हो जाएगा? इस र के साथ में ई वाली मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? मुनि रीति। क्या हो गया? मुनि रीति। क्या हो गया भाई? मुनि रीति। एक और बता रहा हूं, जैसे भानु रसो, देखो एक शब्द है भानु रसो, इस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। पहले पूछा जा सकता है भानु रसो शब्द में कौन सी संधि है? ऋत्व संधि, जो विशिष्ट संधि का एक भाग है। इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? देखो भानु, क्या आया? भानु, विसर्ग के पहले उ आया, अ के अलावा प्लस रसो, क्या हो गया? देखो विसर्ग के जस्ट बाद में क्या है? र व्यंजन है। क्या है? र व्यंजन, तो क्या हो गया? भानुधन रसो, भानुधन असो। तो अब इसको भानुधन असो करेंगे। क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे तो भानुधन असो, तो क्या हो गया? भानुधन र धन असो। तो ये जो र और अ मिलके क्या बन गया? र बन गया पूरा। र और अ मिलकर र, तो भानु धन अशो का हो गया भानु प्लस र प्लस सो, तो गया भानु रसो। आया समझ में? भानु धन र धन अशो का हो गया भानु रसो। इस प्रकार आगे लिखिए, इसी में ऋतु संधि के अवयव और इकारांत के स्थान पर संबोधन में आकार हो तो क्या हो जाएगा? देखो इसी का दूसरा भाग है, ये लिख लिया आपने। अब मैं आगे आपको समझाना चाहता हूं, ये मिटा रहा हूं। तो हमने सत्व संधि पढ़ ली, विसर्ग का भाग, विसर्ग संधि पढ़ ली, उत्व संधि हमने पढ़ ली, और अब ऋत्व संधि चल रही है। ऋत्व संधि का पहला भाग हमने पढ़ा कि पहले अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर विसर्ग के पहले हो और विसर्ग के तुरंत बाद कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? रेफ हो जाएगा, यानी र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? र। जैसे मुनि धन र धन इति, तो क्या जाएगा? मुनि रीति। अब अगला इसका, यदि उसके बाद में रेफ हो जाएगा, जैसे देखो पुनः धन अत्र, यानी सूत्र में अवयव और इकारांत के साथ में संबोधन हो गया, तो आकार का आकार के सामने भी, आकार और आकार के सामने भी क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर रेफ हो जाएगा। जैसे देखो
माता वंदे, माता धन वंदे, तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, आकारांत है, क्या है, आकारांत है और विसर्ग है, उसके बाद में व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग किसमें बदल जाएगा, र में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माता, तो माता धन र धन वंदे, इस प्रकार, तो क्या हो जाएगा, बताइए आप, हैं, माता धन वंदे करा, माता ऐसे करो, माता धन वंदे का माता र और वंदे, तो क्या हो जाएगा, मातर वंदे, तो र क्या हो जाएगा, रेफ हो जाएगा, र बन जाएगा, तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, माता वंदे, ये र ऊपर आ गया, ये र जो रेफ वाला बताया ना, ये मातर वंदे, क्या बन गया अपन मातर वंदे, इस प्रकार हमने आपको ये संधि में बताया, जो आपकी कौन सी थी, रुत्व संधि में। अब जैसे देखो, एक है प्रातर गच्छति, बहुत महत्वपूर्ण, प्रातर गच्छति शब्द में कौन सी संधि है, रुत्व संधि, जो विसर्ग का एक भाग है, इसकी आप संधि विच्छेद करेंगे, क्या हो गया, तो क्या लिखेंगे, प्रातः धन गच्छति, तो क्या हो गया देखो, प्रातः र और गच्छति, इस प्रकार हम इसको करेंगे, जो विसर्ग है इस विसर्ग की जगह हमने क्या लिख दिया, र लिख दिया, क्या लिख दिया हमने, इस विसर्ग को हटा के ये र बन गया, तो ये र बन के ऊपर प्रातर गच्छति, ये था आपके कौन सी, रुत्व संधि। अब लिखिए आप विसर्ग का लोप, लोप संधि, इसका अगला वाला भाग है लोप संधि, जो इस विसर्ग संधि का पांचवा भाग है। लिखिए आप विसर्ग का लोप, पहले तो था विसर्ग का रेफ, यानी विसर्ग किसमें बदल जाता है, र में बदल जाता है। अगली है विसर्ग का लोप, लिखिए आप भी विसर्ग का लोप यानी लोप संधि, क्या है, लोप संधि। तो लोप संधि क्या होती है, इसको मैं आपको अब समझा रहा हूं आपके सामने, आप भी समझ, इसका सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। विसर्ग का लोप के अंदर होगा आतो असी विसर्ग से लोप, लिखिए आप भी आतो असी, आतो असी अनुग्रह लगेगा विसर्गशीय लोप। इस सूत्र को क्या कहना चाहिए, मैं आपको समझा रहा हूं, ये कहना चाहता है आकार, यानी आकार, आ पहले आ की ध्वनि हो, उसके बाद में विसर्ग हो, सुनना ना, विसर्ग के पहले आ की ध्वनि और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर व्यंजन है तो उसका विसर्ग का लोप हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए विसर्ग के पहले आकर, यानी आ की मात्रा, आ वाला आ की मात्रा, तथा विसर्ग के बाद अस यानी स्वर या व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, यानी विसर्ग हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी विसर्ग को हटा दिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखिए मेरे पीछे, बाला धन अत्र, देखो लिखो, बाला धन अत्र, देखो यहां देखिए, विसर्ग के पहले आ, आकारांत बाला, विसर्ग के बाद में स्वर अ, तो क्या हो जाएगा, बाला और अत्र, यानी इस विसर्ग का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया, विसर्ग को हमने हटा दिया, लोप यानी हटा दिया, हमने विसर्ग को हटा दिया, बाला और अत्र हो गया। अब एक उदाहरण आपके सामने मैं लगाना चाहता हूं, ता गच्छन्ति, देखिए क्या बता रहा हूं, ता गच्छन्ति, इस शब्द को संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या करेंगे, ता के साथ विसर्ग और गच्छन्ति, देखिए विसर्ग के पहले आकारांत ता और विसर्ग के बाद में व्यंजन या स्वर को होना चाहिए, या व्यंजन है तो ता के साथ में गच्छन्ति लगा देंगे और विसर्ग को हटा देंगे, ये अभी हमारे विसर्ग का लोप यानी विसर्ग की लोप संधि। आगे समझे आपके, इस प्रकार मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि अगला इसी का सूत्र है अतो अनचेती विसर्ग लोप, यानी आकार के बाद में सुनो विसर्ग हो तो आकार के छोड़ के स्वर का लोप हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण। देखो इसी का दूसरा लिखिए, ये पहले मैंने इसका सूत्र बताया, अब इसी का दूसरा सूत्र आप लिखिए मेरे पीछे पीछे, मैं आपको समझा रहा हूं। इसी का दूसरा सूत्र, पहला सूत्र हमने ये लिख दिया था, अतो असी विसर्गशीय लोप, यानी विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा सूत्र है अतो अंत्यची, अतो लिखिए आप भी, अतो
अन चियंती, अन अतो अन त्यची, अतो अन त्यची विसर्ग लोप, अतो अन त्यची विसर्ग लोप क्या है? यदि विसर्ग के पहले, इसमें यह बताना है, विसर्ग के पहले अकार यानी अ हो, पहले आकार था यानी आ एन अ हो, तथा बाद में, सुन लेना, पहले तो अ हो और बाद में स्वर हो तो क्या हो जाएगा? जैसे देखो, अकर को छोड़कर स्वर का लोप हो जाए। जैसे देखो, अकर से परे विसर्ग का आकार को छोड़कर स्वर से परे का लोप हो जाता है। जैसे देखो, लिखिए आप भी देखो, जैसे देखो, यानी उसके बाद में कोई, बाद में अक्कर को छोड़कर, यानी अ के अलावा अक्कर को छोड़कर अन्य स्वर हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप होगा। समझ आया कुछ? यानी पहले अ हो और उसके बाद में विसर्ग हो और उसके विसर्ग के सामने अ के अलावा कोई भी व्यंजन दूसरा हो तो विसर्ग हट जाएगा। जैसे मैं बताना चाहता हूं, देखिए, रामः, विसर्ग के पहले अकारांत है, आगच्छति, आया कुछ समझ? देखिए, यहां विसर्ग के बाद में आ है, पहले वाले में पढ़ा था विसर्ग के साथ में आ और इधर अ हो कोई स्वर व्यंजन हो तो विसर्ग हट जाएगा। अब उल्टा, यहां विसर्ग के सामने अ हो और सामने अ के अलावा अन्य कोई स्वर हो तो विसर्ग हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? राम आगच्छति, राम आगच्छति, ये हो गया हमारा इसका क्या हो गया? सूत्र का व्याख्यान। अब तीसरा है, सुना, नण समाज को छोड़कर एस स दोनों विसर्ग के सामने अकार के अतिरिक्त अन्य वर्ण हो का लोप हो जाता है। जैसे देखो, एश इच्छति, एश यानी क्या होता है? नण, अण समाज जो बताया आपको, समाज के अंदर न वाला जो जिसका योग न के योग से होता है, स दंतत्र, स तत्र से विसर्ग हट जाएगा। और जिसे बताना चाहता हूं, इसका होता है एत तदो सुलो अपोर का आते हली, अर्थात नण समाज को छोड़कर, यानी नण समाज के अलावा एश श हो तो दोनों के सामने एश और अगले लिख देंगे, एश, एश व स के सामने, ये नियम इसका कहने का मतलब ये है, एश और स के सामने विसर्ग के बाद कोई अन्य क्या वर्ण हो, सामने विसर्ग के बाद अन्य वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो श व श का क्या हो जाएगा? श व विसर्ग का लोप हो जाएगा, श व विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग जो है हो तो यहाँ पे विसर्ग का लोप होगा। किसका होगा? यानी विसर्ग जो है उसका हम लोप कर देंगे। जैसे देखो, एश आया, एश आ रहा, कुछ समझे? और ये एश इच्छति, क्या हो जाएगा? एश इच्छति, और विसर्ग का क्या कर दिया हमने? लोप कर दिया, क्योंकि एश है इसके पहले। अब तो स और शंभु, शहदन शंभु, यदि यहां भी ये स है तो इस श में यदि स के साथ में आगे कोई विसर्ग के बाद में स्वर व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा, श शंभु। इस प्रकार जो मैंने आपको विसर्ग संधि बनाया था, अब रो और री का रेफ होने से स्वर के आगे जो विसर्ग होगा उसके क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप के बाद में ध्यान रखना, पूर्व का स्वर है वो दीर्घ हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे देखिए आप, मैं आपको ये लिख लिया, आपने आराम से लिख लीजिए 2 सेकंड में। यानी विसर्ग का लोप, जब विसर्ग को हटा दिया जाता है तो क्या क्या नियम बताया मैंने? यदि पहले विसर्ग के पहले आ की मात्रा वाला कोई शब्द हो, जैसे बाला, और विसर्ग उसके जस्ट बाला, उसके जस्ट बाद में कोई भी स्वर और व्यंजन हो तो विसर्ग हट जाएगा। पहले ये था। दूसरा है, विसर्ग के पहले कोई अ हो, जैसे रामः अ हो, उसके बाद में अ के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो तो विसर्ग हट, जैसे रामः धन आगच्छति में राम आगच्छति हो गया। ये अगला है, एश और स के सामने साथ में विसर्ग हो और आगे कोई अन्य वर्ण हो
तो एस और स के साथ वाला विसर्ग हट जाएगा। ऐसा इच्छति में एस इच्छति। अगला इसका नियम है, आप भी लिखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं इसी का जो सूत्र है, चौथा सूत्र है, लिखिए आप। ये क्या कह रहा है कि रो और री बहुत महत्वपूर्ण है। लिखिए आप, रो री रेफ, लिखिए आप, रो री रेफ प्रे होने पर, रेफ प्रे होने पर। अब लिखिए आप आगे, स्वर के आगे के विसर्ग का लोप हो जाता। र री रो री रेफ होने पर स्वर्ग ये ना स्वर है ना, स्वर के आगे का विसर्ग, स्वर के जस्ट बाद में जो आएगा का विसर्ग का लोप हो जाएगा और महत्वपूर्ण बात क्या हो जाएगी, दीर्घ मात्रा में बदल जाएगा। तथा पूर्व जो स्वर है वो दीर्घ मात्रा का हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लोप से पूर्व का स्वर किस में चला जाएगा, दीर्घ रूप में बदल जाएगा, दीर्घ रूप में बदल जाएगा। अ है तो आ में बदल जाएगा, ई है तो बड़ी ई में या दीर्घ ई में, उ है तो दीर्घ उ में बदल जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, कवि रचियत, देखो देखिए आप, कवि धन, कवि में देखो कवि के साथ में विसर्ग क्या है, विसर्ग है, और रचयति, देखिए आप कवि है, यहां पे ध्यान रखो, ये कवि है और रचयति उसके बाद में क्या है, रेफ र है, रचित र है ना, तो क्या हो गया, बोलिए तो क्या हो जाएगा, देखो विसर्ग हट जाएगा, लेकिन जो विसर्ग के पहले जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ व के साथ छोटी की मात्रा है तो यहाँ व के साथ बड़ी हो जाएगी। तो कवि रचयति, ये देखिए आप, कवि रचयति, ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की है कि कवि और रचयति में क्या हो गया। अब एक शब्द ले रहा हूं आपके सामने, आप भी लिखे देखो, हरि रम्य, हरि रम्य है, इस शब्द का आप क्या कीजिए, विच्छेद कीजिए। तो क्या करेंगे बताइए आप, हरि और रम्य, देखो तो क्या करेंगे, ये हरि छोटी बन जाएगी क्योंकि र के साथ में क्या मात्रा होगी, छोटी, विसर्ग के पहले छोटा, लघु वही हर्षु मात्रा होगी ई की, और जब संधि को वापिस संधि करेंगे तो यह र के साथ में दीर्घ स्वर में बदल जाएगी। और उसके बाद क्या, हरिधन रम्य, ये र आ गया देखो, यानी विसर्ग के जस्ट बाद में र हो और विसर्ग के पहले वो जो स्वर हो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ में बदल जाएगा। हरिधन रम्य, हरि रम्य है। अब जैसे आगे होता है देखो, पुनः धन रमते, पुनः धन रमते क्या हो जाएगा, देखो तो क्या है, न के साथ में विसर्ग है तो न, अ से आप पुनः रमते, ये क्या बन गया आपका, पुनः रमते। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए आज हमारे इस वीडियोस में जो पूरा वीडियो है, पूरा का पूरा आपके लिए हमने विसर्ग संधि से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि विश्व संधि में विसर्ग के लिए क्या होता है, विसर्ग को हटाया जाता है। आया समझे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया सत्व संधि में तो क्या होता है, सत्व संधि में होता है पहला दूसरा वर्ण और श हो तो विसर्ग हट जाएगा, जैसे और वो सब, जैसे धनुधन टंकार का धनुष टंकार हो जाएगा। दूसरा था विसर्ग यानी वासरी, यानी विसर्ग के बाद में श हो तो विसर्ग है भी रहता भी तो सही है, और नहीं रखे तो उस स्वर को आधा बना लेते हैं। तीसरा उत्तर संधि में यानी क्या होता है, जैसे पहले विसर्ग के साथ में स्वर हो और उसके बाद में भी कोई स्वर आ जाए तो क्या जाएगा, कोई अनुग्रह बन जाएगा, जैसे क धन अपिका, क के साथ ओ की मात्रा बन जाएगी और को अपी अनुग्रह वाला चिन्ह लग जाएगा। उसके बाद उत्तर संधि हरिश्चम बताया था कि यदि पहले अ हो और विसर्ग उसके साथ में हर्ष हर्ष यानी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो वो क्या हो जाएगा, उत्तर संधि को गुण संधि में बदल, जैसे शिव धन वंदे तो शिवो वंद यानी वह को ओ की मात्रा बदल देंगे, बाल धन यति बालो यति। अब विसर्ग का रेफ यानी विसर्ग को हटाएंगे, क्या होगा, पहले यदि पहले विसर्ग के साथ में क्या हो, कोई भी स्वर हो और बाद में भी कोई स्वर हो तो क्या हो जाएगा, र बन जाएगा, जैसे मुनि धन इति का मुनि रति। आया समझे। विसर्ग के पूर्व में अ हो के अलावा, अ के अलावा विसर्ग रेफ में होगा अ के अलावा कोई भी अन्य स्वर और उसके साथ में कोई भी स्वर या व्यंजन हो तो र बन जाएगा।
अब जैसे उसके बाद बताया अगला आपको विसर्ग लोप काल है। विसर्ग रेफ बताया, र बन गया, रेफ में र बनता है, ध्यान रखना आप। और विसर्ग लोप के अंदर हो गया आतो अस्सी में, जैसे पहले आ हो और उसके बाद में कोई भी आ के अलावा कोई भी अन्य स्वर हो तो क्या बन जाएगा, विसर्ग हट जाए। जैसे बाला धन अत्र का बालात्र। और आगे अतो चेती बताया, पहले अ हो और उसके बाद में अ के अलावा कोई भी स्वर हो तो जैसे अत धन एव का अत एव। ये आपको हमने आज आपको समझाया था। और लास्ट में बताया था रो री रेफस्य रेफे परे लोप श्यात, अर्थात रे रो के भाव से जैसे कवि धन रच्यति तो क्या हो गया, विसर्ग के बाद में र हो और विसर्ग के पहले जब छोटी कोई भी ह्रस्व स्वर हो तो जब इसको संधि करेंगे तो ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ये मैंने आपको आज हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको एक ही वीडियोस में संपूर्ण विसर्ग संधि समझाइए। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। नमस्कार, पढ़ते रहिए और इस कोविड-19 महामारी से बचते हुए अपने आप को बचाइए, घर परिवार को बचाइए। जब भी आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहने, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, नो मास्क नो एंट्री, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कीजिए। नमस्कार, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।